गुड मॉर्निंग. आज पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत एसएमच्या लेक्चरमध्ये. आपला 3rd युनिट सुरू केलेलं आहे. आपण त्यामध्ये डिफ्युजन इनोव्हेशन याबद्दल स्टडी केला मागच्या लेक्चरला. यामध्ये आपल्याला आता पुढचे जे मॉडेल स्टडी करायचे बघा, बिहेवियर रिलेटेड आपण सगळा स्टडी करतोय हे लक्षात ठेवा. मेन म्हणजे अजिबात कॉन्सन्ट्रेशन घालवायचं नाहीये, कारण काय होईल की कॉन्सन्ट्रेशन नसेल तर मी एवढं बोलून काहीच उपयोग होणार नाही. सो आणि खूप छोटे छोटे मॉडेल्स आहेत, त्यामध्ये एक एक कन्सेप्ट तुम्हाला समजली की तुम्हाला लिहिता येईल. ते अगदी बुक मधून जसंच्या तसं पाठांतर करण्याची गरज नाहीये. सो लेट्स सी दिस इकॉलॉजिकल मॉडेल. इट इज अ थेरी बेस्ड फ्रेमवर्क. एसीएम म्हणजे काय आहे, तर ह्या सगळा जो पार्ट आहे इकॉलॉजिकल मॉडेल, तर यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की इट इज डेव्हलप टू अंडरस्टँड द कॉम्प्लेक्स अँड इंटरॅक्टिव्ह इफेक्ट्स ऑफ पर्सनल अँड एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स ऑन ह्युमन बिहेवियर. म्हणजे कशा पद्धतीने आपल्या ह्युमन बिहेवियरवर आपले पर्सनल आणि एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स इफेक्ट करतात आणि इंटरॅक्शन त्या ह्याच्यामध्ये कसं होतं. So it gives a better understanding about organizational leverage points and intermediaries affecting behavior, especially for health promotion within organization. मग हेल्थ रिलेटेड प्रमोशन्स कसे दिले जातात. देर आर कॅटेगराइज इनटू 5 हियरार्चिकल लेवल्स. म्हणजे आपण जशी फर्स्ट इयरला मास्लरची हियरार्चिकल थेअरी स्टडी केली की स्टेप बाय स्टेप आपल्याला एक एक नीड कम्प्लीट करत जायचंय. सेम ऍज इट इज इथे तुम्हाला काय करायचंय, इकॉलॉजिकल मॉडेल मध्ये तो जो कोणी कस्टमर आहे ज्याचं बिहेवियर तुम्ही चेंज करता त्यामध्ये हियरार्चिकल लेवल्स यूज करायची आणि या पद्धतीने तुम्हाला काय करायचंय, इंडिव्हिज्युअल, यामध्ये तुम्ही बघू शकता इंडिव्हिज्युअल, इंटरपर्सनल, कम्युनिटी, ऑर्गनायझेशनल, पॉलिसी एनेबलिंग एन्व्हायरमेंट. आपण हे सगळं इथे डायग्राम मध्ये बघू शकतो. डायग्राम काय सांगते तुम्हाला की ही हियरार्चिकल मॉडेल सारखी डायग्राम आहे. म्हणजे फर्स्ट नीड यू हॅव टू कम्प्लीट फर्स्ट इंडिव्हिज्युअल नॉलेज, सेकंड इज इंटरपर्सनल, थर्ड इज कम्युनिटी, फोर्थ इज ऑर्गनायझेशनल and fifth one is policy. That means enabling environment. Okay, so let's see policy. पॉलिसी म्हणजे काय आहे, तर लोकल, स्टेट, नॅशनल अँड ग्लोबल लॉज अँड पॉलिसीज. म्हणजे काय की इथे आपल्याला त्यांनी सांगितलं प्रोहिबिटिंग यूज ऑफ टोबॅको इन पब्लिक प्लेसेस. म्हणजे आपल्याला पब्लिक प्लेसला टोबॅकोला काय करायचंय, प्रतिबंध करायचा आहे. मग तशा पद्धतीचं बिहेवियर आपल्यामध्ये आणायचं. आपली पॉलिसी, हेल्थ केअर पॉलिसी सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्यांची पॉलिसी काय आहे, रिस्ट्रिक्शन कुठलं दिलेलं आहे. इन्क्रीज इन टॅक्स ऑन सिगारेट्स, म्हणजे जे काही हार्मफुल असे प्रोडक्ट्स आहेत आपल्या हेल्थसाठी किंवा अल्कोहोल आहे त्याच्यामध्ये टॅक्सचा रेट वाढवला तर काय होईल की कदाचित तुमचं बिहेवियर, तुम्ही कशा पद्धतीचे पर्सन आहात त्यानुसार तुमच्या बिहेवियरवर तो फॅक्टर अफेक्ट करेल. त्यानंतर सांगितलं पॉलिसीज रिलेटेड टू व्हायलन्स. आता सोसायटीमध्ये जे काही व्हायलन्स होतात त्यामध्ये सोशल इनजस्टिस, ग्रीन पॉलिसीज, फॉरेन अफेअर्स, ग्लोबल वॉर्मिंग, हे सगळे सोसायटी रिलेटेड, एन्व्हायरमेंट रिलेटेड इश्यूज आहेत. मग त्यामध्ये आपण नक्की कुठली पॉलिसी अप्लाय करायची ते आपण काय करणार आहोत, फर्स्टली इथे डिसाइड करणार आहोत, पॉलिसी डिसाइड करायची. सेकंड थिंग इज कम्युनिटी. नाउ इन्क्लूड्स रिलेशनशिप अमंग ऑर्गनायझेशन्स, इन्स्टिट्यूशन्स अँड इन्फॉर्मेशनल नेटवर्क विदिन डिफाईन्ड बाउंड्रीज. जेव्हा तुम्ही एखादी पॉलिसी डिफाईन करता तेव्हा त्या कम्युनिटीशी तुम्हाला रिलेशनशिप तयार करावी लागेल. मग ती ऑर्गनायझेशन असेल, इन्स्टिट्यूशन असेल, जे की त्या इश्यूवर काम करणार आहेत ते काय करणार आहेत की तुमचं बिहेवियर चेंज करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. फर्स्टली यू हॅव टू डेव्हलप युअर रिलेशनशिप्स विथ ऑर्गनायझेशन्स. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज इंक्लूड्स लोकेशन ऑफ इसेंशियल सर्विसेस. मतलब कि यहाँ पे क्या करना है कि लोकेशन कौन सा है, जहाँ पे कौन सी सर्विस की जरूरत है, कौन सा, मतलब सोसाइटी का अगर हम सोचते हैं तो उसमें कौन सी सर्विसेज, जरूरतमंद सर्विसेज कौन सी है, तो उसमें आता है बैंक, स्कूल्स, पार्क्स, रेस्टोरेंट, फार्मर्स मार्केट. तो ये इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, कंसिडर करना है. ओके, कम्युनिटी के रिलेटेड हमें क्या करना है कि इतना सारा स्टडी करना है, इसेंशियल सर्विसेज को ध्यान में रखना है, आपका जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करना है. सेकेंड इसमें कम्युनिटी में. थर्ड थिंग आती है आपकी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करने वाली है, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑपरेशंस. तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के रूल्स फॉलो करती है,
ऑर्गेनाइजेशन के खुद के भी कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि कोई भी काम विदाउट प्रिंसिपल नहीं चलता है, उसके लिए कुछ नॉर्म्स कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो इसके हिसाब से हमें इसका भी यहाँ पे स्टडी करना है। इंक्लूड्स कैंपस क्लाइमेट, क्लास शेड्यूल्स, यानी कि अगर आपको इसकी क्वालिटी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी कुछ काम करने वाली, तो वो चेक करने के लिए आपको एनवायरमेंट रिलेटेड वो कौन सी पॉलिसी बना रहे, एयर क्वालिटी के लिए क्या करते हैं, सेफ्टी हेड्स कौन से यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें क्या करना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करना है। दैट इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इंटरपर्सनल प्रोसेस में क्या आता है, इंक्लूड्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क्स, यानी कि सोशल सपोर्ट सिस्टम को हमें देखना है। प्राइमरी ग्रुप्स कौन से है कि दैट मीन्स रूममेट्स, सुपरवाइजर्स, रेसिडेंट एडवाइजर्स, रिचुअल्स, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड रिक्रिएशन। तो यहाँ पे फर्स्ट इंक्लूड्स फैमिली, मतलब आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनका कितना इम्पैक्ट है आपके बिहेवियर पे। वर्क ग्रुप कैसा है आपका, जहाँ पे आप काम करते हो, तो कलीग्स आपके जो साथ रहते हैं उनका नेचर, उनका बिहेवियर किस तरह का है। जैसे कि अदर फैक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर पे होगा। सो फ्रेंडशिप कैसी है आपकी, फ्रेंडशिप का जो नेटवर्क है वो किस तरह का है। तो अगर आप अच्छे काम में एंगेज रहते हो तो इस तरह से आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट रहेगा। ओके, सो इंट्रापर्सनल फैक्टर्स भी स्टडी करना है। दैट इंक्लूड्स characteristic of individual that influence change. That means here important factor is knowledge, your knowledge, attitude, behavior, self concept. बहुत सारे लोगों की सेल्फ कंसेप्ट क्या रहती है, एक तो वो 50% लोग जो है बहुत लो कॉन्फिडेंट रहते हैं, खुद के बारे में उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कॉन्फिडेंट रहेंगे, एक सेकेंड पार्ट आएगा और थर्ड पार्ट जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इस तरह का अगर आपका बिहेवियर है तो उसका भी हमें स्टडी करना पड़ेगा कि नॉलेज आपके पास कौन सा है, स्किल कौन से है, जेंडर कौन सा है, रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है आपका, वैल्यूज आपके क्या है, वैल्यूज कैसे डिफाइन करेंगे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगा, ग्रोथ नीड, एज, टाइम मैनेजमेंट स्किल, हेल्दी लिटरेसी एंड असेसिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी। ये इंट्रापर्सनल फैक्टर्स है जो कि आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट करते हैं। स्टिग्मा ऑफ असेसिंग काउंसलिंग सर्विसेज, कि आप काउंसलिंग सर्विसेज में किस तरह से बिहेव करते हो, काउंसलिंग की अगर सर्विस है तो उसमें आपका एटीट्यूड किस तरह का है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हमें, इकोलॉजिकल मॉडल जो एनवायरनमेंट पे क्या करता है, एनवायरमेंटल मॉडल है ये। एनवायरनमेंट पे किसका मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी आपका नॉलेज है, see here, please develop, understand the complex and interactive effects of personal and environmental factors on human behavior। तो एनवायरमेंट में कौन से फैक्टर्स है, आपके पर्सनल कौन से फैक्टर्स है जो कि हमने अभी डिस्कस किए, तो उनका पूरा के पूरा इम्पैक्ट आपके बिहेवियर पे रहेगा। तो उस फैक्टर्स को हमने यहाँ पे स्टडी कर दिया। पॉलिसी के बारे में सोचा, कम्युनिटी के बारे में सोचा, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के बारे में सोचा। ये सब फैक्टर्स हमारे माइंड के ऊपर बिहेवियर पे क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओके, इकोलॉजिकल मॉडल समझा। अभी नाउ थियरी ऑफ रीजन एक्शन। अभी यहाँ पे जो भी थियरी यूज कर रहे हैं, रीजन एक्शन मतलब दिस थियरी इज कॉल्ड एज टीआरए मॉडल। टीआरए मॉडल में क्या किया है, इट वाज डेवलप्ड बाय फिशबेन एंड अर्जेन इन द लेट 60s। यानी कि अभी इस थियरी को अगर एक्सप्लेन करना है तो रिलेशनशिप हमें बतानी पड़ेगी इन बिटवीन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। आपका एटीट्यूड और बिहेवियर, आप लोग बोलोगे मैडम एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या फर्क है, तो एटीट्यूड में जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं तो उस हिसाब से आपका बिहेवियर बनता है। अगर आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव तो नहीं होना है, अभी कोरोना है तो नेगेटिव रहना है, तो यहाँ पे ऐसा मीनिंग मतलब पॉजिटिव मतलब क्या कि हर एक किसी इसके बारे में आपकी सोच कैसी है। अगर बारिश आ रही है, आप कॉलेज के लिए निकल चुके हैं घर से, तो आप लोग जो पॉजिटिव पर्सन है वो सोचेंगे कि शायद रुकेगी। जो निगेटिव एटीट्यूड के पर्सन है क्या करेंगे, तो रुकने वाली ही नहीं है, बाहर ही नहीं निकलते, अभी आज के दिन छुट्टी लेते, थोड़ी देर बाद शायद बारिश रुकती भी है। तो फिर क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट आपके बिहेवियर पे हुआ। आपने क्या किया, एक्शन ली ना कुछ। आपका एटीट्यूड क्या था, उसकी वजह से आपका बिहेवियर बना, और बिहेवियर की वजह से आपने एक्शन ली। दो टाइप के एटीट्यूड मैंने एक्सप्लेन किए, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, कि कौन से रीजन से आपने वो एक्शन ली है, किस तरह का एटीट्यूड है। इज दैट क्लियर?
So let us see this diagram. Belief and evaluation. कियारे ने क्या दिया है डायग्राम देखो. Attitude towards behavior, normative beliefs and motivation to comply, subjective norms, behavioral intention, actual behavior. तो अभी यहाँ पे बिलीफ्स किस तरह के हैं, आप किस चीज पे बिलीव करते हो. ओके. एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर मतलब इस तरह से आप जिस चीज पे भी ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, तो इसकी वजह से आपका एटीट्यूड क्या करेगा, इम्पैक्ट करे, एटीट्यूड बनेगा और उसका इम्पैक्ट आपके बिहेवियर पे होगा. मैं अगर मदर तेरेसा पे बिलीव करती हूँ, उनका जो भी काम है मुझे पसंद है, तो फिर मैं क्या करूंगी, एटीट्यूड मेरा कैसा बनेगा कि मुझे सोशल वर्क में इंटरेस्ट आएगा. तो बिहेवियर क्या कहता है कि सोशल इश्यूज पे काम करेंगे. इज दैट क्लियर. बिहेवियरल इंटेंशन उस तरह का बन गया और एक्चुअल बिहेवियर में सोशल वर्कर बन गई. इज दैट क्लियर. नॉर्मेटिव बिलीव्स अभी यहाँ पे जो दिया है, नॉर्मेटिव बिलीव्स एंड मोटिवेशन टू कॉम्प्लाई. तो नॉर्मेटिव का मीनिंग है कि आप किसको आइडियल मानते हो, मतलब कि एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखते हैं कि किस चीज पे बिलीव करते हो. एंड मोटिवेशन टू कॉम्प्लाई यानी कि जिनकी वजह से आप मोटिवेट होते हो ऐसी कौन सी चीज है, यानी कि आप किसी एक चीज पे, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन भी उसमें हो सकता है. सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या है आपके, उस तरह का आपका बिहेवियर बनता है. मतलब कि यहाँ पे अगर आप किसको, अगर हम लीडर्स का भी नाम ले सकते हैं किसी भी, आप अब्दुल कलाम साहब को जानते हैं, तो उनको अगर आप क्या कर रहे हो, वो एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे उन पे आप क्या कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो. तो उनके जो भी सब्जेक्टिव नॉर्म्स है, उनका काम किस तरह का है, बच्चों के साथ वो किस तरह से काम करते थे, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते थे, तो उस तरह का एटीट्यूड यहाँ पे आपका बन जाएगा. और आपका बिहेवियरल इंटेंशन क्या होगा कि मैं भी उसी काम में क्या करूंगी, फॉलो करेंगे ना हम, बिहेवियर वैसा बनेगा. एटीट्यूड यहाँ पे सब्जेक्टिव बन गया. सब्जेक्ट क्या था उनका कि वो नॉलेज प्रोवाइड करते थे, स्टूडेंट्स के हर प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. तो इस तरह से हमने उनके ऊपर बिलीव किया और उस तरह से मोटिवेट हुए, उस काम में इंटरेस्ट बन गया. सब्जेक्टिव नॉर्म समझे, हमें समझे कि कौन से रूल्स रेगुलेशन है उसके लिए, और उसे हमने फॉलो किया और हमारा बिहेवियरल इंटेंशन बन गया और यहाँ पे एक्चुअल बिहेवियर बन गया कि हम उसी तरह से काम करना स्टार्ट हो गए. ओके. सो कंस्ट्रक्ट्स ऑफ दिस थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन यानी टीआरए को हम अभी किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है ये थ्योरी. Belief and evaluation. Firstly, you have to identify beliefs. Individual subjective feeling that performing particular behavior. यानी कि आपके सामने ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब कि कौन सा पर्सन है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन को जिसको आप क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हो. तो सब्जेक्टिव फीलिंग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव यानी यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है. तो इसे हम किस तरह से क्या कर रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट हमारे फीलिंग्स पे किस तरह से आता है. पर्टिकुलर बिहेवियर को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. विल प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिजल्ट्स. यानी कि जैसे मैंने बताया की एखादी दुसरी जर पर्सनॅलिटी आहे त्याच्यामध्ये कुठला एखादा तरी असा स्किल असेल किंवा एखादा कॅरेक्टरिस्टिक असेल ज्याला आपण काय करतोय, फॉलो करतोय आणि त्या पद्धतीचं आपलं बिहेवियर तयार झालंय. ऍटिट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर. मग आता ऍटिट्यूड कसं आहे त्या बिहेवियर मध्ये, तर त्यामध्ये बिलीफ्स, फिलिंग्स, व्हॅल्यूज अँड डिस्पोजिशन्स. म्हणजे तुमचं नेचरच तसं बनलंय का, म्हणजे ज्याला तुम्ही फॉलो करताय त्याच पद्धतीचं नेचर बनलंय का, की व्हॅल्यूजला फॉलो करताय, त्यांच्या ज्या फिलिंग्स आहेत त्यांना फॉलो करताय, की बिलीफ्स कशावर करताय. म्हणजे कुठली अशी ऍक्ट आहे की ज्याच्यामुळे तुमचं बिहेवियर किंवा ऍटिट्यूड, म्हणजे ऍटिट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर का, की त्यामुळे तुमचं ऍटिट्यूड तशा पद्धतीचं झालेलं आहे. ओके. नॉर्मेटिव्ह बिलीफ्स अँड मोटिवेशन टू कॉम्प्लाय म्हणजे काय की इथे नॉर्मेटिव्ह बिलीफ्स काय सांगतात की कुठलं असं एक एक्झाम्पल आहे की ज्यामुळे तुम्ही मोटिवेट झालेला आहात. बिलीफ अबाउट वेदर अदर्स अप्रूव्ह और डिसअप्रूव्ह देअर बिहेवियर. म्हणजे अप्रूव्ह करणं किंवा डिसअप्रूव्ह करणं त्या बिहेवियरला, हे कशावर डिपेंड असेल, तुम्ही कशावर बिलीफ करताय याला इम्पॉर्टन्स आहे. मोटिवेशन टू डू व्हॉट अदर्स थिंक दे शुड डू. म्हणजे काय की इथे तुम्हाला बाकीचे लोक काय म्हणतील ह्याचा जर विचार तुम्ही करत असाल तरी तर इथे काय होणार आहे की त्याच्यामुळे सुद्धा मोटिवेट तुम्ही होऊ शकता
की कदाचित एखादा एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला एखादा पर्सन आहे, तर त्याचं बिहेवियर तुम्ही काय करताय, फॉलो करताय. सब्जेक्टिव्ह नॉर्म मध्ये काय केलंय मग पुन्हा, की सब्जेक्टिव्ह नॉर्म्स अँड इंडिव्हिज्युअल परसेप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स, म्हणजे तुमचे स्वतःचे इंडिव्हिज्युअल परसेप्शन्स काय आहेत, म्हणजे काय की तुमचा काय समज आहे, तुम्ही सोसायटीचे जे नॉर्म्स बनलेले आहेत, रूल्स बनलेले आहेत, त्याच्या बाबतीत तुम्ही स्वतः कसा विचार करता. काही लोक काय म्हणतात, काही फालतू सांगतात. म्हणजे काय की आता सपोज तुम्ही रस्त्यातून जाताय, तुमच्या सोबत कोणीही नाहीये, तुम्ही एकटेच बोलत चालाल का, नाही. तर तसं जर झालं तर काय समजतात, वेडा झाला की काय, बहुतेक मेंटली त्याचं काहीतरी डिसेबल झाला वाटतं. तर हे काय आहे की सोसायटीचे काही रूल्स आहेत, त्या रूल्स नुसार तुमचं कसं असलं पाहिजे, ऍक्शन्स असल्या पाहिजे. थेरी ऑफ रिझन ऍक्शन म्हणजे काय, विदाउट काही न होतं जर तुम्ही असला तरी वेड समजतात की नाही, काहीतरी रिझन असेल त्यामुळे ती ऍक्शन होत असेल की नाही. म्हणजे इथे ऍटिट्यूडचा इम्पॅक्ट तुमच्या बिहेवियरवर होतो. लक्षात येतं, जे सब्जेक्टिव्ह नॉर्म काय आहे त्यानुसार तुमचे परसेप्शन्स असतील, म्हणजे त्यानुसार तुम्हाला अंडरस्टँड होईल तो ती फॅक्ट किंवा ते. आता सपोज एक पिक्चर आहे, पिक्चर कशाशी, एन्व्हायरमेंट रिलेटेड आहे, तर सब्जेक्ट काय आहे तुमचा, एन्व्हायरमेंट. तुम्हाला काय समजलं, परसेप्शन्स काय तयार झाले की एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देना है. तो सोशल नॉर्म्स क्या करेंगे कि उस सोशल नॉर्म्स के हिसाब से हमें क्या करना है, बिहेवियर करना है. मतलब कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देना, इसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके बारे में नहीं सोचना, ऐसा तो नहीं है ना. सोशल नॉर्म्स को भी फॉलो करना है, तो उस तरह का बिहेवियर हमें यहाँ पे फॉलो करना है. ओके. बिहेवियरल इंटेंशन क्या है आपका, इंटेंशनली बहुत ज्यादा काम हम लोग करते हैं, जैसे कि अगर एन इंडिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स रेडीनेस टू परफॉर्म द बिहेवियर, अगर मेरा इंटेंशन नहीं रहेगा तो मेरा बिहेवियर नहीं बनता या होता ही नहीं है. जैसे कि अगर मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं स्टडी रिलेटेड किस तरह का एटीट्यूड रखती हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड है. अगर मैंने लेक्चर अटेंड किया तो शायद मुझे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, कुछ नॉलेज मिलेगा उस सब्जेक्ट रिलेटेड, ये मेरा एटीट्यूड अगर है, तो बिहेवियर कैसे बनेगा, रेगुलरली मैं अटेंड करने की कोशिश करूंगी. अगर मेरा एटीट्यूड ही बराबर नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो फिर मेरा बिहेवियर भी नहीं होगा. ऐसा तो नहीं, बहुत बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैडम जानबूझ के तो नहीं किया, एकाध दूसरी बार हो सकता है, लेकिन आप अगर रोज डेली एब्सेंट रहते हो, लेक्चर में नहीं रहते हो, अभी रेडी तो मिलने वाला है आपको यूट्यूब पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अटेंड नहीं करना है. आप 2 बार भी देख सकते हो, या कभी अगर आपको सच में प्रॉब्लम फेस करना पड़े इंटरनेट का, तो आपके लिए ये सेकंड ऑप्शन दिया है. तो सेकंड ऑप्शन पे चलना, ये तो मेरा सही बिहेवियर नहीं है. सही बिहेवियर, करेक्ट बिहेवियर किसे कहते हैं कि आपका एटीट्यूड वैसे बना कि मैं सच में क्लासरूम में अटेंड कर रही हूँ, मुझे क्लासेस अटेंड करने हैं, मेरा एडमिशन है, तो मेरी अटेंडेंस भी उतनी ही जरूरी है, जिसका इम्पैक्ट मेरे रिजल्ट पे होने वाला है. इज दैट क्लियर. सो यहाँ पे बिहेवियरल इंटेंशन आपका देखना बहुत जरूरी है. थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, TRA इस तरह से बनता है. ओके. एक्चुअल बिहेवियर फिर कब बनेगा, व्हेन फाइनली एक्शन इज टेकन एंड एक्चुअल बिहेवियर इज एग्जीक्यूटेड. अगर मेरा इंटेंशन सही है तो मैं क्लास अटेंड करूंगी, यानी कि इम्प्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने मेरा बिहेवियर. ओके. लिमिटेशन क्या है इस तरीके, द मेन लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी इज दैट देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ गोल इंटेंशन एंड बिहेवियरल इंटेंशन. मेरे गोल्स क्या है, उसके हिसाब से बिहेवियरल इंटेंशन है. ओके. बिहेवियर किससे बनता है, मेरा गोल क्या है कि मुझे ओनली डिग्री अचीव करनी है, तो मैं यूट्यूब पे देख के भी ओनली पासिंग कर सकती हूँ. तो गोल इंटेंशन और बिहेवियरल इंटेंशन के दौरान एक थीन लाइन डिस्टिंक्शन है, यानी कि थोड़ा सा क्या है, फर्क है. तो इसे हमें क्या करना है, विच कंसर्न्स द कैपेबिलिटी टू अचीव वंस इंटेंशन. तो अभी हम यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं कि किसी का इंटेंशन आसानी से ले सकते हैं. तो एंड दिस इन्वॉल्व्स मल्टीपल वेरिएबल्स जस्ट क्रिएटिंग एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स है जो क्या क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे अनसर्टन थिंग्स क्रिएट किए जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो गोल्स है वो अचीव नहीं हो पाते. तो वेरिएबल्स की वजह से कुछ डिस्ट्रप्शन या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. ओके. इंटेंशन जा सकता है. अभी थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर, ये भी थ्योरी है. तो ये जो प्लान बिहेवियर थ्योरी, यहाँ पे प्लानिंग किया जाएगा किस तरह से, इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ TRP. तो जो पहले हमने थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन देखी,
उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है ये थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर। यहाँ पे प्लानिंग किया जाएगा, किसी रीजन की वजह से अगर एक्शन होते हैं, एटीट्यूड का इम्पैक्ट बिहेवियर पे होता है टीआरपी में, तो अभी हमें प्लान बिहेवियर करना है, यानी कि किस तरह से द TPB has been used successfully applied in various areas such as smoking, alcohol addiction, health services. तो अभी प्लान बिहेवियर करते वक्त हमें कौन से एरिया में काम करना है, तो ये कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो जहाँ पे स्मोकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, अल्कोहल एडिक्शन हो रहा है, हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे टीपीबी काम करेगा। टीपीबी में उन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू टीपीबी ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड बाय 3 टाइप्स ऑफ बिलीफ्स। जैसे बिहेवियरल बिलीफ, बिलीफ क्या कहता है, बिलीफ अबाउट लाइकली आउटकम्स ऑफ द बिहेवियर, बिहेवियर से कुछ ना कुछ आउटकम्स मिलने चाहिए। अगर मैं अल्कोहल एरिया में काम कर रही हूँ, मुझे उनका इंटेंशन चाहिए, मुझे उनका बिहेवियर कंट्रोल करना है, तो मुझे पहले बिहेवियरल बिलीफ्स को देखना पड़ेगा, उसके बाद नॉर्मेटिव बिलीफ्स, कंट्रोल बिलीफ्स। इस तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, उस बिहेवियर पे काम कर सकती हूँ। अभी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है इस प्लान बिहेवियर का, सीरीज डायग्राम, बिहेवियरल बिलीफ्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर। यहाँ पे एटीट्यूड कैसा है बिहेवियर में, नॉर्मेटिव बिलीफ्स, यहाँ पे आपने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल के हिसाब से आप बिलीव करते हो। सब्जेक्टिव नाउन से कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है जिसके खुद के रूल्स है, खुद के परसेप्शन है। इंटेंशन क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर, यहाँ पे उसका एटीट्यूड किस तरह का है उस बिहेवियर में, सब्जेक्टिव नाउन में। तो कंट्रोल बिलीफ देखेंगे, परसीव्ड, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, यानी कि आपको क्या अंडरस्टैंड हो रहा है कि बिहेवियर को अगर कंट्रोल करना है तो एक्चुअल बिहेवियरल कंट्रोल क्या है, बिहेवियर को कंट्रोल करो। यहाँ पे इंटेंशन और बिहेवियर, ये दोनों चीजें प्लान बिहेवियर के अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स सी एटीट्यूड्स। 6 constructs suggest in individuals actual control over his or her behavior। मतलब एक्चुअली जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, इंडिविजुअल एक्चुअल कंट्रोल, तो वो किसके थ्रू की जाती है, कि कंस्ट्रक्शन किया है उसका, जिसके थ्रू हम हमारे बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि एटीट्यूड। दिस रेफर्स टू द पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स बिहेवियर, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द बिहेवियरल आउटकम्स, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स जो है बिहेवियर के अंदर, दैट इज कॉल्ड योर एटीट्यूड। ओके, बिहेवियरल इंटेंशन क्या है, स्ट्रॉन्गर द इंटेंशन टू परफॉर्म द बिहेवियर, इंटेंशन है तो बिहेवियर बनेगा। जैसे मैंने बताया कि आप स्टडी पे फोकस करते हो, स्टडी आपके गोल से, उस पर आपका इंटेंशन है, तो बिहेवियर क्या बनेगा, रेगुलरिटी उसमें आएगी, स्टडी में भी आएगी, अटेंडेंस में भी आएगी, ऑल थिंग्स में आएगी, रेगुलर वर्क कंप्लीट करेंगे आप। ओके, सो ये बिहेवियरल इंटेंशन। सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या कहता है, इफ अ पर्सन फील्स दैट अदर विल होल्ड हिम इन साइन हाय esteem, he will go ahead or else he will back out। म्हणजे काय, तर यामध्ये सांगितलं बिलीफ व्हॉट अबाउट व्हॉट अदर पीपल थिंक अबाउट द बिहेवियर। तुम्ही सब्जेक्टिव्ह नॉर्म्सचा विचार करताय की लोक काय म्हणतील ह्याचा विचार इथे केला जातो, अँड विल दे अप्रूव्ह ऑफ इट ऑर नॉट। मग त्याच्यानंतर तुम्ही विचार करता हे बिहेवियर करेक्ट आहे की नाहीये, जे इथे तुम्ही एखाद्या सब्जेक्टचा विचार करता। सोशल नॉर्म्स काय सांगतात, दिस सजेस्ट द कस्टमरी कोड्स ऑफ ऍक्सेप्टेबल बिहेवियर, म्हणजे इथे जे काही कस्टमरी कोड्स आहेत त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्यावर होणार आहे। म्हणजे की जुन्या जसं की काही पद्धती आहेत, ज्या पद्धतीने पारंपरिक पद्धती ज्या आहेत, कस्टमरी कोड्स म्हणजे काय, की तुमचं जे बिहेवियर बनलंय ते, ज्याला आपण म्हणतो मागे जुन्या गोष्टी ज्या आतापर्यंत चालत आलेल्या आहेत त्या आपण फॉलो करतोय। जैसे कि हम पुराने जमाने से ये चल रहा है, घर में यही हमारे रीति रिवाज है, तो उसी को हम फॉलो करेंगे, उसी तरह का बिहेवियर हमारा बनेगा सोशल नॉर्म्स के हिसाब से। परसीव्ड बिहेवियर यानी कि दिस रेफर्स टू द परसीव्ड प्रेजेंस ऑफ फैक्टर्स दैट मे फैसिलिटेट और रिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिहेवियर। तो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे आती है बिहेवियर के लिए, परफॉर्मेंस में, तो उन्होंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ फैक्टर्स, जो आपने अंडरस्टैंड किए हुए फैक्टर्स से, जो आपको समझा है, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ परसेप्शन मिला है, कुछ काहीतरी समजलंय, त्यानुसार तुम्ही काय करता बिहेवियर। इथे ऍक्सिडेंट झालाय, रस्त्यातून तुम्ही गाडी चालवत जाताय, कोणीतरी सांगितलं 1 किलोमीटरवर ऍक्सिडेंट झालाय त्यामुळे रस्ता बंद आहे, तुम्हाला दुसऱ्या ठिकाणाहून गेलात तरी बेटर,
मुझे जो परसेप्शन हुआ वो किस तरह का था, परसीव्ड पावर, कि अगर मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं जिस जगह पे जाने के लिए निकली हूँ, अगर सामने कोई प्रॉब्लेम है बता रहा है, तो मैं दुसरा रस्ता यानी की दुसरा वे मी चूज करेन आणि त्या पद्धतीने मी माझ्या गोल्स पर्यंत जाईन. म्हणजे माझं इंटेन्शन काय की मला लवकर पोहोचायचं आहे. ओके. Perceive behavioral control. This indicates person's perception of self-efficacy. म्हणजे बिहेवियरल कंट्रोल कसा आहे. तुम्ही बऱ्याचदा बोलता की नाही, मॅडम खूप बाहेरचा वडापाव खावासा वाटतोय, आता कॉलेजच्या कॅन्टीनचा वडापाव खाण्याची इच्छा आहे, खाऊ शकत नाही. म्हणजे आता तुम्हाला इथे सेल्फ इफिकेसीची गरज आहे, की तुमच्या बिहेवियरला कंट्रोल करण्याची गरज आहे. कोरोना सिच्युएशन आहे, अजिबात बाहेरचं काही खायचं नाहीये, त्याच्यामुळे आपण काय केलेलं आहे, आपला जो परफॉर्मन्स आहे, जे रिक्वायर बिहेवियर काय सांगतं आणि ते बिहेवियर आणण्यासाठी मला काय करावं लागेल किंवा डिझायर्ड आउटकम्स मिळण्यासाठी मला काय करावं लागेल, कंट्रोल करावं लागेल माझ्या बिहेवियर. मला रोज खाण्याची सवय होती, पण आता मी ते खाऊ शकणार नाहीये. इज दॅट क्लिअर? लिमिटेशन्स काय येतात, हे जे प्लॅन बिहेवियर आहे, देर आर सेव्हरल लिमिटेशन्स ऑफ टीपीबी. इट डाउनप्लेस इंटेन्शन. It simply assumes that person, given the required opportunities and resources, will be successful in performing the desired behavior, regardless of the intention. इथे त्यांनी इंटेन्शनला अजिबात लक्षात घेतलेलं नाही. त्यांचं मत काय आहे की थेअरी ऑफ प्लॅन बिहेवियर मध्ये तुम्ही एकदा रिसोर्सेस प्रोव्हाइड केले की त्या पद्धतीने तो परफॉर्म करेल, जो कोणी कॅरेक्टर आहे तो, आणि त्या पद्धतीचं डिझायर बिहेवियर त्यात तयार होईल. पण ऍक्च्युअली तुम्ही जे रिसोर्सेस प्रोव्हाइड करणार आहात बिहेवियर चेंज करण्यासाठी, तर त्याच्यावर त्याचं इंटेन्शन किती आहे, इंटेन्शन येण्यासाठी कुठले फॅक्टर्स इम्पॅक्ट करतात, हे या थिअरीमध्ये काय केलेलं आहे, निग्लिजन्स केला त्या गोष्टीला. दॅट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस थिअरी. ओके. इट इग्नोर्स इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स ऑफ बिहेवियरल इंटेन्शन. मग आता बिहेवियरल इंटेन्शन काय आहे हे काय केलं तुम्ही, इग्नोर केलं. अँड मोटिवेशन ऑल्सो इग्नोर, सच एज फियर, थ्रेट, मूड और पास्ट एक्सपीरियंस. अगर मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि गाड़ी चलाते वक्त कभी मेरे से एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से मेरे अंदर क्या है, फियर है. तो मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं ज्यादा दूर के डिस्टेंस के लिए मैं गाड़ी नहीं चलाती, मैं लोकली जाती हूँ, लेकिन बहुत दूर का डिस्टेंस है तो फिर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे अंदर एक फियर है. तो मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं उस तरह से गाड़ी नहीं चलाऊंगी. तो फिर इंटेंशन को इग्नोर करने के बाद मेरा पास्ट एक्सपीरियंस खराब है, तो फिर मेरा इंटेंशन तो बिल्कुल गाड़ी में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, बहुत अगर जरूरत रही तो ही मैं गाड़ी को हाथ लगाती हूँ. तो फिर कितना भी आपने मेरा बिहेवियर पे इम्पैक्ट करने की कोशिश की, तो भी पास्ट एक्सपीरियंस को तो आपने यहाँ पे इग्नोर किया. मुझे पहले वो जो फियर है मेरे अंदर वो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मेरा इंटेंशन बनेगा और उसके बाद मैं नया जो आपका बिहेवियर है वो अडॉप्ट करूंगी. मूड कैसा है मेरा, कभी कभी बहुत सारे लोग है ना ऐसा रिसोर्सेस आपको दिए, मतलब अभी आपके सामने तो पीसी है, उसके अंदर आप मेरा लेक्चर भी सुन रहे हैं, लेकिन इंटेंशन मूड आपका बिल्कुल नहीं है, आपका कुछ खाने का मूड कर रहा है, भूख लगी, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मैं कितना भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरा क्यों ना हो, फिर भी आपका इंटरेस्ट बनेगा नहीं बनेगा, उस तरह का बिहेवियर, स्टडी रिलेटेड बिहेवियर बनेगा नहीं बनेगा. तो मैंने यहाँ पे इंटेंशन को और मोटिवेशन दोनों चीजों को, फियर, थ्रेट, मूड, पास्ट एक्सपीरियंस, सब चीजों को भुला दिया. तो ये थ्योरी सक्सेस नहीं ले सकती इस तरह से, ये लिमिटेशंस है उसके. ओके. इट डजंट कंसिडर एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक फैक्टर. एनवायरमेंट क्या कहता है, एनवायरमेंट किस तरह का है, सामने कोई रो रहा है, आगे पीछे कोई दौड़ रहा है, तो फिर एनवायरमेंट बनता नहीं है. स्टडी के टाइम पे भी अगर हम एग्जांपल स्टडी का ले रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है आपकी, आप एबल ही नहीं हो अभी कि मेरे पास मैडम ये भी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, वो परचेस करने की भी मेरे जो ये है ज्याला आपण म्हणतो परिस्थिती नाही, कंडिशन नाही. तर मग हे सगळे फॅक्टर्स तुमच्या इंटेन्शन, बिहेवियरल इंटेन्शन वर काय करतात, इम्पॅक्ट करतात आणि त्यामुळे तुमचं बिहेवियर बनतं. हे एक लिमिटेशन आहे. व्हाईल द ऍडेड म्हणजे एन्व्हायरमेंटल आणि इकॉनॉमिक फॅक्टर्स, त्याचा सुद्धा इम्पॅक्ट या तुमच्या बिहेवियरवर होतो आणि ते एक लिमिटेशन इथे येतं. While the added construct of perceived behavioral control was an important addition to the theory, mention of actual control over behavior. So next theory is social learning theory.
अभी ये सोशल लर्निंग थ्योरी किस तरह से बनी है देखो, SLT, it was developed by Albert Bandura. It is theory of learning based on the basic assumption that people not only learn from their own personal experiences, but new behaviors can be acquired by intently observing the action of others and emulating them. म्हणजे काय की प्रत्येक गोष्टच आपण सेल्फ स्टडी करून पर्सनल एक्सपिरियन्स वरून शिकत नाही आहोत. म्हणजे काय की आपण बऱ्याचदा आपलं जे न्यू बिहेवियर असतं ते कशामुळे तयार झालेलं असतं, तर आपण दुसऱ्यांना ऑब्झर्व करतो, दुसरे काय करतायत ही फार आपल्याला सवय असते. क्लासमध्ये सुद्धा बघा तुम्ही फुल कॉन्सन्ट्रेट असता सुरुवातीला लेक्चर मध्ये, पण शेजारच्याने जरा हालचाल सुरू केली की तुम्हाला जरा होप्स वाढतात की बहुतेक मॅडमच्या लक्षात येत नाही, मग मी पण थोडी हालचाल करून बघूया का, असं होतं. म्हणजे काय की बऱ्याचदा तुम्ही स्वतःकडून जे काही पर्सनल एक्सपिरियन्स आहेत त्यातून तुमचं बिहेवियर बनत नाही. ऍक्च्युअली तुमचं पर्सनल एक्सपिरियन्स कसा आहे की बेस्ट आहे, मी जर कॉन्सन्ट्रेट राहिलो तर मला पूर्ण लेक्चर जर ऐकलं तर एक्झामला सुद्धा मला अभ्यासाची गरज पडत नाही, मी व्यवस्थित पेपर लिहू शकतो. पण मी ते बिहेवियर माझं चेंज का होतंय, न्यू बिहेवियर माझ्यात अडॉप्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. कशामुळे, दुसरे काय करतात त्यांना मी ऑब्झर्व करतो, माझं कॉन्सन्ट्रेशन जातं. हो ना. तसं इथे आपल्याला लर्निंग थेअरी बघायची, सोशल लर्निंग थेअरी. It has been useful in explaining how people can learn new things and develop new behaviors by observing other people. कशा पद्धतीने तुम्ही बाकीच्या लोकांकडून शिकताय किंवा बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या कशा पद्धतीने तुमच्या बिहेवियर मध्ये येत आहेत, तर याचा आपण इथे स्टडी करणार आहोत. ओके, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस अमंग पीपल. सो बेसिक कंसेप्ट इन सोशल लर्निंग थ्योरी. अभी लर्न करना है, कुछ तो सीखना है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है? इट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ चिल्ड्रन टू लर्न बिहेवियर्स. अभी छोटे बच्चे जो रहते हैं किससे सीखते हैं, घर में जो फैमिली मेंबर से बड़े हैं, तो बड़े जो भी एक्शन करेंगे उसको फॉलो करते हैं. तो इस तरह का बिहेवियर हमारा है. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इस तरह से होता है कि कोई खाने की जो भी आप एक्शन करते हो तो छोटे बच्चे आपको फॉलो करते हैं, उसी तरह से खाना खाते हैं. So it was noticed that the kids imitated the adult and were behaving aggressively towards it. And after his studies, Bandura came up with 3 basic models of observational learning. तो अभी उसके ऑब्जर्वेशन लर्निंग के 3 मॉडल्स. एक है लाइव मॉडल दैट इंक्लूड्स एन एक्चुअल पर्सन परफॉर्मिंग बिहेवियर. मेरा खुद का बिहेवियर जो है ओरिजिनल, दैट इज लाइव मॉडल. मैं जो भी हूँ जैसी भी हूँ, आप लोग बोलते हो ना मैं खुली किताब हूँ, that is your live model. Verbal instruction model means what? It involves mere giving of instructions regarding details and descriptions of behavior. तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिले वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल के अंदर. तो यहाँ पे जो भी आपका बिहेवियर बनेगा इंस्ट्रक्शंस की वजह से बनेगा. जो भी आपको डिटेल्स या डिस्क्रिप्शंस ये है कि आपका जो भी बिहेवियर है वो इस तरह का होना चाहिए, क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप रहना है, ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दी, उस तरह से आप बिहेव कर रहे हो. लेकिन ओरिजिनली लाइव मॉडल में आप वैसे नहीं हो, आपका बिहेवियर वैसा नहीं है. इज दैट क्लियर? थर्ड मॉडल है आपका सिंबॉलिक मॉडल. सिंबॉलिक मॉडल क्या कहता है? इट इंक्लूड्स रियल और फिक्शनल कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग द बिहेवियर वाया मूवीज, बुक्स, टेलीविजन, रेडियो, ऑनलाइन मीडिया एंड अदर मीडिया सोर्सेस. तो यहाँ पे कुछ सिंबॉलिक मॉडल यानी कि आप किसी मॉडल को क्या कर रहे हो, सिंबॉलिक मॉडल को फॉलो कर रहे हो. यानी कि यहाँ पे रियल कुछ कैरेक्टर्स है जिनका आप क्या कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, जिनकी उस तरह का बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो उसका. जैसे कि मूवीज में जो एक्टर्स काम करते हैं तो किसी मॉडल का जो एक्टिंग है, अगर आप फादर के रोल में हो तो फादर किस तरह से बिहेव करते हैं उनको आप क्या करोगे, आपके कैरेक्टर के अंदर लाना है और उस तरह से बिहेव करना है, उस रोल के लिए प्ले करना है. इज दैट क्लियर? टेलीविजन पे भी उस तरह के आप एक्टर्स देखते हो या एक्शंस देखते हो. रेडियो के थ्रू भी इस सिंबॉलिक मॉडल के थ्रू हमारा बिहेवियर बनता है. जैसे न्यूज देने, तो न्यूज देते वक्त आपका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए. बीच में आप हंसने लगे तो चलेगा, नहीं चलेगा. यहाँ पे आप सिंबॉलिक मॉडल हो, यानी कि आपको किस तरह से बिहेव करना है ये बताया गया है. यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन जो भी होगा आपके बिहेवियर का वो सही से होना जरूरी है. सो दैट इज अ सिंबॉलिक मॉडल. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव मॉडल. अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
द मॉडल मस्ट बी कम्पिटेंट। अभी लर्न कर रहे हैं ना हम, सोशल लर्निंग थियोरी देख रहे हैं, तो मॉडल मस्ट बी कम्पिटेंट यानी स्ट्रांग होना जरूरी है। मॉडल मस्ट हैव प्रेस्टीज एंड पावर, कुछ तो उसमें है, कुछ तो बात है, ऐसा जो हम बोलते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड द पावर एंड प्रेस्टीज। ओके, लर्न कहाँ से किया जाता है, उसमें कोई पावर ही नहीं है, तो फिर कैसे हम सीखेंगे? कोई भी चीज कब हम फॉलो करते हैं, जब हमारे माइंड पे उसका इम्पैक्ट होगा। माइंड पे इम्पैक्ट होने के लिए उसमें कुछ तो होना जरूरी है ना। तो उसके लिए तो हम लोग बहुत सारे, अगर क्लास में आप लोग रहते तो मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकती थी। अभी थोड़ा लिमिटेशन आता है, ऑनलाइन चल रहा है, तो मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अल्बर्ट बंदुरा states that internal mental state of person plays a pivotal role in the learning process। यानी कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आप किस तरह की सोच रखते हैं। मेंटली वायबल होना तो क्या रहता है वो, आप स्टेबल नहीं हो। बहुत बार बोलते हो कि अगर मम्मी ने कहा कि अभी स्टडी करो, अगर लेक्चर चल रहा है तो आप दूसरा काम क्यों कर रहे हो, तो आप बोलते हो मैं अभी आज मेंटली स्टेबल ही नहीं हूँ। क्यों नहीं हो, या उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि लर्निंग प्रोसेस पे हो रहा है, आप कुछ ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो। That means internal mental state of a person plays a pivotal role in learning process। यानी कि इसका मेन इम्पोर्टेंट रोल है लर्निंग प्रोसेस में। मेंटली किस तरह से आप स्टेबल हो, ये कौन कह रहा है? अल्बर्ट बंदुरा। So according to him, in addition to external factors affecting learning and behavior, external factors भी इसमें impact करते हैं। So learning does not mean that there will be a total change in the behavior of an individual। यानी कि कोई भी अगर behavior implement करता है, किसी और को क्या कर रहा है, follow कर रहा है, that means they are not totally change their behavior। कुछ चीजें हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। जैसे वो कैसे चल रहा है, चलने की एक्शन है, किसी के हंसने की एक्शन है, जो भी हमें चीज क्या होता है जिसपे हमारा इंटेंशन रहता है, उस तरह से हम क्या करेंगे, या लर्निंग करेंगे। हमारी मेंटल स्टेबिलिटी किस तरह की है, हम मेंटली किस तरह से सोच रखते हैं, एटीट्यूड किस तरह का है हमारा, उससे हम क्या करेंगे, कोई एक चीज हम फॉलो करेंगे। पूरा के पूरा हमारा कैरेक्टर कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके ना। सोशल लर्निंग थियरी, modeling process in social learning theory। Now we have to see the steps in modeling। The modeling process includes the following steps which help in ensuring success in social learning। अभी जो मॉडल बनाया जाएगा ना सोशल लर्निंग थ्योरी का, तो उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स एक्सप्लेन किए कि जिसकी वजह से हम सोशल लर्निंग कर सकते हैं, सक्सेस मिल सकता है सोशल लर्निंग के थ्रू। तो यहाँ पे अटेंशन होना जरूरी। सोशल लर्निंग थ्योरी स्टेट्स दैट फॉर द लर्निंग टू बी इफेक्टिव टोटल अटेंशन शुड बी ऑन द बिहेवियर। अटेंशन का होना बहुत जरूरी है। Being observed by blocking all other things which distracts your attention। यहाँ पे बाकी चीजों को ब्लॉक करना है, ओनली एक ही चीज पे हमारा अटेंशन देना है। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी लेक्चर भी शुरू है सामने, और दूसरी चीज कि हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, हम उस पे किसी से चैट भी कर रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है। आपका इंटेंशन ही नहीं है, इंटेंशन नहीं तो कोई चीज लर्न नहीं कर सकते हम लोग। बाकी चीजों को आप ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करने से क्या होगा कि अटेंशन आएगा, अटेंशन की वजह से लर्न होगा। तो सोशल लर्निंग भी इसी तरह से बनता है। ये मॉडल भी फर्स्ट स्टेप में यही करता है। रिटेंशन मतलब क्या है कि हमें पकड़ के रखना है। रिटेंशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर होल्ड्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंस और एल्स द एंटायर प्रोसेस बिकम्स फुटाइल। जब तक कि हमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो वो ऑब्जर्व किया हुआ बिहेवियर हमें क्या करना है, रिटेन करना है, यानी कि यहाँ पे पकड़ के रखना है। रिप्रोडक्शन करना है मतलब क्या है, ये साइंस का रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है। इसमें दिया वंस द अबाउट टू स्टेप्स आर अकम्प्लिश, अगर आपका अटेंशन है, आपका रिटेंशन है, तो यहाँ पे द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिप्रोड्यूस ऑल दैट यू हैव लर्न। That means for this constant practice helps in achieving perfection।
रिप्रोडक्शन कब होगा? अगर मैंने कुछ चीज अटेंशन देके मैंने लर्न किया है या रिटेंशन मेरा कंटिन्यूअस है, तो मेरा परफेक्शन आएगा। जो भी मैं अचीव करूंगी उसमें परफेक्शन होगा, मतलब मुझे यहाँ पे आउटकम्स मिलने वाले, रिजल्ट्स मिलने वाले। इज दैट क्लियर? For continuously adopting the behavior, individual needs to be motivated. अगर मैं कंटिन्यूअसली इसी तरह से बिहेव करूंगी तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, और बिकॉज ऑफ दिस कैन बी अचीव बाय यूजिंग द कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। एक तरह से आप क्या बन जाते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत स्टिकी अप्रोच है इसका, मतलब बिल्कुल इसका इंटेंशन जाता नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहता है जब भी कोई चीज वो लर्न करता है। इंटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन ये कंटिन्यूअसली उसके बिहेवियर में दिखता है। इज दैट क्लियर? सो सोशल लर्निंग एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज, ये थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। सो आपको समझा ही होगा, ऐसा मैं इमेजिन करके यहाँ पे रुकने वाली हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोशल लर्निंग एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।